আমি প্রভাস বলছি। আমার नाम प्रभाष। আমি পড়াচ্ছি তোমাকে वेक्टर एनालिसिस। पिछले लेक्चर में हम लोग ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से सीख गए थे। उम्मीद करता हूं कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे तरह से क्लियर हो गए होंगे। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवेरिएंस के बारे में। हेडिंग लिखेंगे इनवेरिएंस। नाम से क्या पता चल रहा है? इनवेरिएंस मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट वेरिंग। इनवेरिएंस मतलब ऐसे जनरल सेंस में क्या बोलते हैं, नॉट वेरिंग। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, लेना देना नहीं है हमें। क्या है ये कॉन्सेप्ट, उससे लेना देना है। मान लीजिए कोई भी पॉइंट को आप डिफाइन करते हैं स्पेस में। स्पेस जब भी बोलेंगे तो क्या बोले थे हम, मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड। तो ये स्पेस में सपोज मान लीजिए एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स पे कोई भी स्पेस में ये पॉइंट डिफाइंड है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमको एक ओरिजिन की जरूरत पड़ी थी। तो इसको मैंने बोला एक्स, ये बोला वाई, ये बोला जेड। तो ये वाला जो पॉइंट था इसको मैंने बोला था ओरिजिन। और इस पॉइंट को ये मत समझिएगा कि एक्स और वाई प्लेन में है, वो तो बोर्ड में ऐसे ही दिखाएंगे ना, वो तो प्लेन में ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन इमेजिन करिए इस तरह से कुछ एक्सिस है, हवा में कुछ पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। मुझे इससे संतुष्टि नहीं हुई कि मैं यही कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं। मेरा मन किया कि मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बदल दूं या कुछ और ले लूं, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं इस टाइप का। सपोज अब मेरा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जा रहा है एक्स वाई जेड। इसका मैंने नाम दिया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेम पॉइंट को ग्रीन वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं इसी पॉइंट को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने दिखाया आपको। एक ब्लैक कलर का कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसा है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक्स वाई जेड, क्योंकि आपको पता है एक्स वाई और जेड है। मैंने क्या किया, ओरिजिन को सेम रखा है। ओरिजिन पे कोई छेड़छाड़ नहीं की। इसको बस इस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका 3 एक्सिस था उसको बस रोटेट करा दिया है। कोई भी एंगल से रोटेट करा दिया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने रोटेट करा दिया, ठीक है। ओरिजिन नहीं चेंज हुआ। ये ग्रीन कलर का ये रहा, ओरिजिन सेम है। तो क्या मैं ऐसा इसी पॉइंट को फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं। वेरी गुड। अब एक ऐसा केस इमेजिन करिए जहां पे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड। परफेक्ट। एक पॉइंट ले लेते हैं हवा में और इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई और जेड के। ये ओरिजिन रहा आपका ओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिन भी शिफ्ट कर दे रहा हूं और साथ ही साथ रोटेट भी करा दे रहा हूं। देखो क्या कर रहा हूं, मैंने ओरिजिन भी शिफ्ट करा दिया और इसको रोटेट भी इस तरह से कुछ करा दिया। तो मेरा जो ओरिजिन यहां पे हुआ करता था, अब मेरा ओरिजिन सपोज मान लीजिए ओ डैश पे है। ओ डैश पे आपका ओरिजिन चला गया। तो इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे दिखाएंगे, हम फिर से बोल सकते हैं ये और कुछ नहीं, ये है हमारा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। क्या लिखे, देख लो, दो केसेस है। इस वाले केस में सिर्फ कराया है रोटेशन, तो यहां ध्यान देंगे, लिखेंगे ओनली रोटेशन। इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ किया है मैंने रोटेशन। इसमें क्या कर दिया, रोटेशन के साथ साथ थोड़ा सा स्लाइडिंग कर दिया, ट्रांसलेशन भी कर दिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। परफेक्ट। ये जो रहा पॉइंट न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको मैंने शो किया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश।
ये जो रहा पॉइंट सेम पॉइंट है, इसको मैंने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो किया है x डैश y डैश z डैश। यहां पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहा हूं कैसा, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैंने x को x डैश में कन्वर्ट किया, y को y डैश में कन्वर्ट किया, z को z डैश में कन्वर्ट किया। तो इस कोऑर्डिनेट मतलब थ्री पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर मैं इसी 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दूं विथ अ ग्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तब यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसको क्या बोला जाएगा, यहां पे इसको बोला जाएगा रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बोला जाएगा रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे जो मैंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया इसको आप बोल सकते हो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। परफेक्ट। याद करिए वो दिन जब वेक्टर के पहले या दूसरे लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात किए थे LMN। अब उसका यूज लगेगा। x डैश y डैश z डैश, x डैश y डैश और z डैश। क्या किया मैंने, x को कन्वर्ट किया है x डैश में, y को कन्वर्ट किया है y डैश में, z को कन्वर्ट किया है z डैश में। यहां पे भी x को x डैश, y को y डैश, z को z डैश। कैसे कन्वर्ट किया, उसका एक रूल होता है कि इसको मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा L11 x प्लस L12, ये रहा मेरा क्या x1, L12 x2 प्लस L13 x3। रुकिए, x डैश y डैश z डैश। यहां पे तो x1 x2 नहीं लिया, यहां पे x y z लिया है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो L11 लिखा x प्लस L12 लिखूंगा y प्लस L13 लिखूंगा z। यहां पे अब देखो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। दूसरे वाले में क्या आना चाहिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या लिखेंगे 21 x प्लस 22 y 23 z। इसमें लिखा जाएगा 31 x 32 y 33 z। और यहां पे आप लिख सकते हो, अंतर देखना क्या होगा, पहले ये चीज तो कॉपी करो, L11 x L12 y L13 z, L21 x L22 y L23 z, L31 x L32 y L33 z। ठीक है। अब यहां पे आपका ओरिजिन सेम है तो इसमें और कोई फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोटेशन हुआ है आपका, सिर्फ रोटेशन हो गया तीनों एक्सिस का, तो इसलिए मैंने ये चीज लिखा है ट्रांसफॉर्म करके। अगर आपको x1 x2 x3 सॉरी x डैश y डैश z डैश फाइंड करना है, आप बस ये वाला रिलेशन से आप इसको ट्रांसफॉर्म करके निकाल सकते हो। लेकिन यहां पे क्योंकि आपका ट्रांसलेशन भी हो गया है रोटेशन के साथ साथ, इसलिए यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा ट्रांसलेशन के लिए। यहां पे आप लिखोगे A1, इधर आप लिख दोगे A2, इधर आप लिख दोगे A3। ठीक है, तीनों है ये चीज, अंतर आपका बस यहां पे हुआ है। आपने ये वाला फैक्टर और ये वाले फैक्टर को आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है, तो ये रहा आपका इनवेरियंस। इनवेरियंस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इस वाले केस में मैंने सिर्फ रोटेशन किया, इस वाले केस में मैंने रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन किया। समझ में आया? तो आप इसको अच्छे से नोट करिए और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो इसमें मैंने आपको समझाया कि ओरिजिन आपका सेम है, तो यहां पे आपके A1 A2 A3 वाले कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे। यहां पे क्योंकि आपका ट्रांसलेशन भी हुआ है साथ में O से लेके O डैश तक, इसलिए ये वाले टर्म्स आएंगे। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मान लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो मैंने नया वाला एक्सेस लिखा है, ये आपका x डैश लिखा है, ये y डैश लिखा है और ये z डैश लिखा है, तो इसके लिए जो कोरिस्पॉन्डिंग ओरिजिन है वो है O डैश। क्योंकि सब डैश डैश है तो हम क्या करते हैं A1 डैश ही ले लेते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहां का जो आपका ये चीज है, ये आपका ओरिजिन एक्चुअली 0 0 0 ही होगा, लेकिन आपको डायरेक्शन कोसाइंस है ना उस लाइन के लिए, यहां से यहां तक जो आपने ट्रांसलेट किया है, देखो ये वाला ओरिजिन और ये वाला ओरिजिन, यहां से जो आपने ट्रांसलेट किया है तो उसका तो डायरेक्शन कोसाइन होगा ना, तो इसीलिए यहां पे वो सारी चीजें आ गई हैं, ये वाला फैक्टर आएगा। ठीक है, तो ये वाले रिलेशन और ये वाले रिलेशन को, मतलब इस वाले रिलेशन और इस वाले रिलेशन से आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसी भी पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये जो आपका रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसी को आप बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके सिर्फ रोटेशन हुआ है, सिर्फ। और जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों रिलेशंस प्योरली आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर सिर्फ आपका ओरिजिन चेंज किया है, साथ में आपका रोटेट किया है, तब ये वाला फैक्टर्स आ जाएगा। सिर्फ रोटेट किया है, ओरिजिन चेंज नहीं हुआ है, तब ये वाली चीजें हमारे पास रहेंगी। इसके बाद आता है हमारा कि मान लीजिए हमें ये जरूरत क्यों पड़ी, इनवेरियंस पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस है या कोई एक बॉडी है जिसका आपको टेम्परेचर मेजर करना है। टेम्परेचर ही क्यों लिया हमने? आप कुछ भी ले सकते हो, स्केलर फंक्शन ही होना चाहिए, और वेक्टर फंक्शन भी का भी एग्जांपल हम देखते हैं। तो दो अलग अलग एग्जांपल देखते हैं। एक मान लीजिए स्केलर फील्ड फंक्शन है या स्केलर पॉइंट फंक्शन है। स्केलर फील्ड हमने सीखा था, FIELD, स्केलर फील्ड सीखा था, साथ ही साथ वेक्टर फील्ड भी सीखा था। ठीक है, दोनों फील्ड हमने काफी अच्छे तरीके से सीखा था। तो इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर का, टेम्परेचर, और वेक्टर फील्ड में मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया फोर्स का। ठीक है, तो टेम्परेचर का कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन, सपोज मान लीजिए उसको मैंने फाई से शो किया है, और XYZ कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है। कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है, इस बॉडी में अगर मेरा इंटरेस्ट है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं टेम्परेचर कैलकुलेट करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं टेम्परेचर कैलकुलेट करूं, तो सपोज मान लो इसके लिए कोई टेम्परेचर T1 की वैल्यू आया 200 केल्विन, मान लो टेम्परेचर आया इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 200 केल्विन। ये मैंने कैलकुलेट तब किया था जब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह का था। मैंने कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना माना था, x, y और z। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं बदल दे रहा हूं। अब सुन लो, ये हो गया हमारा x डैश, ये हो गया y डैश, और ये हो गया हमारा z डैश। तो क्या ये टेम्परेचर बदल जाएगा? टेम्परेचर तो नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर तो मटेरियल का जो आपने नापा है वही है तो ना। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि इस बॉडी के इस पॉइंट पे आपको टेम्परेचर मिले। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने से आपकी वैल्यूज बदल जा रही है, तब तो मुश्किल है फिर आपके लिए। तो इसका मतलब अनगिनत इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो जाएंगे। फिर इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गए, और फिर इसका मतलब आप इनफाइनाइट वैल्यूज निकालते रहिए। फिर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इस बॉडी का टेम्परेचर है? थर्मोमीटर घुसाते हो ना मुंह में, तो थर्मोमीटर मुंह में घुसाया या इधर रखा साइड में, तो आप टेम्परेचर मेजर करते हो, तो आपको लगा कि हाँ चलो 102 डिग्री फीवर है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको मिला 102 डिग्री फीवर है। अब कोई और बोलेगा कि नहीं, मैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरे में जाऊंगा, दूसरे में स्विच किया, बोलेगा अरे इसको तो 300 डिग्री फीवर है।
कोई और बोलेगा अरे इसको तो 50 डिग्री फीवर है, इसको तो 400 डिग्री फीवर है, को इसका बात सही मानोगे? तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इनवेरिएंट बनाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इनवेरिएंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप स्केलर फील्ड की बात कर रहे हो तब इसमें चीजें स्केलर इनवेरिएंट हो जाएगा। जब आप वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हो तब इसमें आप जो डिस्कशन करोगे वो वेक्टर इनवेरिएंट बन जाएगा। सो इनवेरिएंट दोनों चीज में एप्लीकेबल है। इनवेरिएंट का कंडीशन ये है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन आपका सेम रहना चाहिए, चाहे आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हो या फिर आप एक्स डैश वाई डैश या जेड डैश कोऑर्डिनेट में हो। सेम अप्लाइज विद दिस। तो स्केलर के लिए मैं क्या बोलूं, मान लीजिए दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो स्केलर पॉइंट फंक्शन आया है वो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये तो मैंने एक वैल्यू लेकर बताया, लेकिन फंक्शंस के बारे अगर हम बात करें तो फॉर इनवेरियंस का कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये वाला जो आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, ये बराबर होना चाहिए एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये तो होना चाहिए ना, आपका फाई जो है वो फाई डैश के बारे में बराबर हो जाना चाहिए। इसी तब हम बोलेंगे कि ये हमारा इनवेरिएंट है। अब जो मर्जी कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दो, टेम्परेचर हमारा वही मिलेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वही चीज वैल्यू मिलेगी, चाहे आप इधर रोटेट करें चाहे उधर रोटेट करें, जो मर्जी कर लें। समझ में आया? ये दोनों के लिए है, चाहे आप रोटेशन कराएं या फिर रोटेशन के साथ ट्रांसलेशन कराएं, आपकी उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू चेंज नहीं करनी चाहिए। इसी से तो नाम है ना इनवेरिएंट, मतलब वेरी नहीं करना। ये तो था आपका स्केलर का। वेक्टर का मान लो, सपोज वेक्टर फील्ड फंक्शन है हमारे पास ए ऑफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, एक्स वाई जेड पहले लिखते हैं। तो इसको मैंने लिखा सपोज a1, इसको मैंने लिखा a1 x, क्या लिखूं, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। मान लो कोई एक वेक्टर फंक्शन है, सब कुछ ही एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब दूसरा है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जो कि एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर होगा तब उसके लिए मैं लिखता हूं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे a1 डैश i कैप प्लस a2 डैश j कैप प्लस a3 डैश k कैप। अगर मेरा वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फील्ड फंक्शन इनवेरिएंट है तो फॉर इनवेरिएंस का कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉर इनवेरिएंस आपका a ऑफ एक्स वाई डैश ये बराबर होना चाहिए a डैश ऑफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के। कहने का तात्पर्य है कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप ये बराबर होना चाहिए a1 डैश i कैप प्लस a2 डैश j कैप प्लस a3 डैश k कैप। समझ में आया? तो ये तीन चीज आपको काफी अच्छे, तीन या दो चीज आपको काफी अच्छे से ध्यान में रखनी है। स्केलर फील्ड में हम लोग स्केलर वाले फंक्शंस को इक्वेट करते हैं, चाहे आपका एक्सेस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड हो या फिर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हो। और वेक्टर फील्ड पॉइंट फंक्शन में आपको वेक्टर्स वाले चीज को आप चेंज करते हो या फिर इक्वेट करते हो ताकि ये और ये बराबर हो जाए। दूसरी बात कि जब भी आप सिर्फ रोटेशन कर देते हो तब आपका चेंज, आपको पता है कि क्या एक्स डैश को कैसे निकालते हैं, वाई डैश जेड डैश को कैसे निकालते हैं। और साथ ही साथ रोटेशन के साथ साथ मान लो ट्रांसलेशन भी हो रहा है तब उस केस में एक्स डैश को कैसे निकालते हैं, उसमें a1 डैश a2 डैश a3 डैश एक्स्ट्रा फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। आई होप ये इनवेरिएंस का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरह से आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इससे क्वेश्चन करने के बाद आपको इनवेरिएंस का प्रॉब्लम फिर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज एनी वेक्टर प्रूव दैट a इज इक्वल टू a डॉट i कैप प्लस a डॉट j कैप प्लस a1 k कैप। ये आपको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कोई वेक्टर है ना, तो लेट a इज इक्वल टू
A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से A डॉट आई निकाल रहा हूं। ध्यान से देखना, इसका मतलब यह है कि इस थ्रू आउट मेरे को आई करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और पूरे का डॉट प्रोडक्ट कर देना है i के साथ। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो यहां पे आप लिखोगे A1 i कैप डॉट i कैप प्लस A2 j कैप डॉट i कैप प्लस A3 k कैप डॉट i कैप। आई क्या होता है सिखाए हैं, 1 होता है। तो यहां पे 1 लिखो, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जे आई क्या होता है, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, cos 90 0। उसी तरह से A3 ये भी क्या हो जाएगा, 0। फाइनली आपको क्या मिला, A1। तो यहां से आपको पता चला कि A डॉट आई कैप इज इक्वल टू A1। समझ में आया? चलो अब हम लोग निकालते हैं A डॉट जे कैप। A डॉट जे कैप, तो इसका मतलब A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, इसको डॉट कर देना है j के साथ में। आप डायरेक्ट बोल सकते हो अरे ये और कुछ नहीं, i वाला टर्म 0 हो जाएगा, k वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये j 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमको मिलेगा सिंपली A2। उसी तरह से A डॉट k कैप अगर मुझे निकालना है, A1 i कैप A2 j कैप A3 k कैप, ये मिला, डॉट k कैप करना है। तो k वाले टर्म को रखेंगे, बाकी सब हो जाएगा 0। तो ये बन जाएगा आपका क्या, A3। क्लियर? तो यहां से मुझे पता चला कि A डॉट आई जो है ये और कुछ नहीं A1 है, A डॉट जे जो है ये A2 है, और A डॉट k जो है ये हमारा A3 है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ना इसमें। तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A1 के जगह पे आप क्या लिखेंगे, A डॉट आई कैप, A डॉट जे कैप, A डॉट के कैप। बस देखिए, वही चीज तो प्रूव करना था। क्वाइट इजिली डन, क्वाइट एराटम डेमोन्स्ट्रेटम, हेंस प्रूव्ड। ये वाला रिलेशन समझ में आया ना, ये वाला चीज। अब इसी को देखिए, एक क्वेश्चन उठाते हैं इनवेरिएंस का, अब उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि एक वेक्टर है, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। एक क्वेश्चन लिए हैं हम लोग इनवेरिएंस का। 2 रेक्टेंगुलर एक्स वाई जेड एंड x dash y dash z dash coordinate systems having the same origin are rotated with respect to each other. Derive the transformation equations between the coordinates of the point in the two systems. आपको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है। मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका x y z, इसको आपने रोटेट किया है, ये x डैश, ये y डैश, और इधर आ गया सपोज मान लीजिए z डैश। आपने इसको रोटेट कर दिया एक्स वाई जेड से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में। जो आपने रिलेशन डिराइव किया था ना, क्या था वो रिलेशन, मैंने लिखा था एक्स डैश को हम लोग लिख सकते हैं वाई डैश और जेड डैश इज इक्वल टू ये था आपका L11, फिर L12, L13, L21, L22, L23, L31, L32, L33। यहाँ पे x y z x y z x y z, और सबको आप ऐड कर दीजिए इस तरह से। यही चीज आपको प्रूव करने के लिए बोला। ये रिलेशन आया कहां से, वो चीज हम लोग देखेंगे। हम लोग को पता है कि मान लीजिए कोई भी कोई पॉइंट आप ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज कोई एक पॉइंट लिया आपने P, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेक्टर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेक्टर एक्स वाई जेड में सपोज मान लीजिए r है, और इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में r डैश है। तो इनवेरिएंस होने के लिए, फॉर इनवेरिएंस का कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको r डैश बराबर करना पड़ेगा r के,
है ना। तो मान लीजिए इसमें मैंने पोजीशन वेक्टर को माना है x डैश आई कैप, या कैप में भगा दे रहा हूं, सिर्फ आई जे के लिखूंगा, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूं x डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के, ये लिखा। इसको बराबर करना पड़ेगा मुझे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये इक्वेट करना पड़ेगा मुझे। ये रिलेशन फाइंड करना है, एक्स डैश क्या होता है, वाई डैश क्या होता है और जेड डैश क्या होता है। इसके जस्ट प्रीवियस वाले रिलेशन में हम लोगों ने डिराइव किया था कि वी नो किसी भी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट आई आई प्लस ए डॉट जे जे प्लस ए डॉट के लिख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और सब में डैश 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 दे रहा हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज है। अब यही चीज को मैं आई जे और के लिए लिख रहा हूं। क्या मैं आई को लिख सकता हूं ऐसा, आई डॉट आई डैश जे डॉट जे डैश प्लस के डॉट के डैश। उसी तरह से जे को लिख सकता हूं जे डॉट जे डैश आई डैश, सॉरी यहां पे तो सेम रहेगा, प्लस हाँ ये आई डैश जे डैश के डैश, ये सही होने वाला है। ये आई होना चाहिए, ये भी आपका आई होना चाहिए, ये भी आपका आई होना चाहिए, ठीक है। ये जे है तो इधर जे होना चाहिए, फिर जे होना चाहिए और इधर जे होना चाहिए, ठीक है। इसको के को आप लिखोगे के डॉट आई डैश फिर के डॉट जे डैश प्लस के डॉट के डैश। ये आपने ये रिलेशन लिखा है इसलिए। तो ये जो चीज है ना, इसको बस ध्यान रखिएगा कि ई वाला जो टर्म है आपका आई डॉट आई डैश, इसको हम लोग नाम देते हैं L11, इसको नाम दिया जाता है L12, इसको बोला जाता है L13। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद रखना है। आई डॉट आई डैश मतलब 11, जे डॉट आई डैश मतलब 12, के डॉट आई डैश मतलब 13, इस तरह से। तो ये हो गया आपका आई डैश के साथ में, ये हो गया आई डैश, ये हो गया आई डैश। प्लस करिए, यहां पे आप लिख सकते हैं इस चीज को L21 L22 L23 और लास्ट में L31 L32 L33, सबको आपको ऐड करना है। यहां पे क्या है, आई डैश जे डैश के डैश, तो लिखिए आई डैश जे डैश और के डैश। यहां पे भी आई डैश जे डैश के डैश, आई डैश जे डैश और के डैश। यहां पे याद करने वाला क्या चीज है, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। फिर ये सारी चीजों को L12 और 21 23 उस टर्म से क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा L11 L12 L13 L21 L22 L23 L31 L32 L33। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको यह पता चला कि I को आप इस तरह से लिख सकते हैं, J को आप इस तरह से लिख सकते हैं और K को आप इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आया? तो अगर I को आप इस तरह से, J को इस तरह से और K को इस तरह से आप लिख सकते हो, तो यहां पे आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूट कर दोगे इस चीज में। यहां पे सब्सटीट्यूट करो, I का मतलब ये, J का मतलब ये, K का मतलब ये, इसको आपको सब्सटीट्यूट करना है इस वाले इक्वेशन में। तो चलो डालते हैं, ये मिटा, इसको मिटाओ, उसको रहने दो। ये बन गया मेरा I, ये बन गया J और ये बन गया K। सब्सटीट्यूट करिए, x डैश I प्लस वाई डैश J प्लस Z डैश K, ये बराबर होना चाहिए किसके, डालते जाइए, एक एक करके डालेंगे। x रखो, यहां पे x रखो, I को मल्टी, इसको पूरी तरह से I से पूरे I को यहां पे सब्सटीट्यूट करो, तो क्या बन जाएगा ये x L11 I डैश प्लस x L21
जे डैश प्लस एक्स L31 K डैश। ये बन गया है पहला पार्ट। प्लस करिए, दूसरा पार्ट लिखेंगे y के साथ में, तो y L12 I डैश प्लस y L22 J डैश प्लस y L32 K डैश। लास्ट में लिखेंगे आप z L13 I डैश प्लस z L23 J डैश प्लस z L33 K डैश। हो गया। अब देखो यहां पे ये I है, x डैश है, तो आप क्या करना है, आप सबको इक्वेट कर देना है, सारे कोएफिशिएंट्स को। तो पहले वाले इक्वेशन से ये जो आपका फाइंड हुआ है यहाँ क्या L11, तो इसको आपको कॉमन ले लेना है। तो हम लिखेंगे x डैश यहां पे हमारा डैश है, i डैश j डैश k डैश आना चाहिए, इधर भी i डैश j डैश k डैश। यहाँ पे i को ये सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ ठीक है, अब ये हो गया हमारा। इसको आप लिख सकते हैं i डैश x डैश i डैश प्लस y डैश j डैश प्लस z डैश k डैश। ये रखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे i डैश है, i डैश है, i डैश है, तो इस पूरे चीज़ को मैं इस साइड ले लेता हूँ। तो मैं रखूँगा इसको x L11 प्लस y L12 प्लस z L13 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा i डैश। देखा ये वाला चीज़, क्योंकि यहाँ पे i डैश यहाँ पे मिस हो गया था, इसको आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डैश है ना, तो सब पे तो डैश रहेगा। ये हो गया। प्लस करो दूसरे वाले, इस वाले कॉलम को देखो, x L2 यह हो जाएगा x L21 प्लस y L22 प्लस z L23 प्लस z L23 और ये बन गया हमारा j डैश। और लास्ट वाला ये हो जाएगा x L31 प्लस y L32 प्लस z L33, ये बन जाएगा हमारा k डैश। परफेक्ट। अब कंपेयर करिए, तो देखिए कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ i डैश j डैश एंड k डैश। यही आपको प्रूव करना था, ध्यान रहे, ये चीज आपको प्रूव करना था। फिर लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ i डैश j डैश k डैश वी गेट। देखिए i डैश j डैश और k डैश के कोएफिशिएंट्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है कि x डैश बराबर ये, y डैश बराबर ये और z डैश बराबर ये होता है। तो आप लिखेंगे x डैश इज इक्वल टू L11 टाइम्स x प्लस y टाइम प्लस L12 टाइम्स y प्लस L13 टाइम्स z। y डैश इज इक्वल टू L21 टाइम्स x प्लस L22 टाइम्स y प्लस L23 टाइम्स z। z डैश इज इक्वल टू L31 टाइम्स x प्लस L32 टाइम्स y प्लस L33 टाइम्स z। क्या ये वही रिलेशन है जो आपको प्रूव करना था? बस हो गया। इसमें बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वो मैंने जो आपको करके दिखाया i डैश L11 किसको बोलते हैं, L21 किसको बोलते हैं, वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान करके याद करके रखना है चीजें, ठीक है। तो इसलिए मैं लेक्चर को छोटा रख रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था इनवेरियंस का, इसी को पचा लीजिए। छोटा सा हिंगोली होता है ना, हजमोला और हिंगोली आता था, अभी भी आता है, हिंगोली आता था मुझे याद है छोटे में, तो अभी भी हजमोला आता है। पहले 9 आते थे, 9 से घटा के 6 कर दिया, 6 से घटा के 4 कर दिया, और वो बोतल में शीशे में आती थी, तो वो चुरा चुरा के बहुत खाया है मैंने। तो वो हिंगोली या आप हाजमोला की तरह इस चीज़ को समझे, खा लीजिए, पच जाएगा आराम से। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे
हमारा डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया, इंटीग्रेशन, वेक्टर का इंटीग्रेशन। अब यहां से और चीजें कॉम्प्लिकेट होगी। क्या? जो आपका डबल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल है ना, फिर डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वो सब चीजें अब यहां से आना शुरू हो जाएगा। आई होप अभी आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, अभी तक आसान लग रहा होगा। बताइए हमको, पता नहीं चल रहा है हमको तो बताइए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।